हेलो फ्रेंड्स, आज इस कोविड 19 के सिचुएशन में हम सब जानते हैं कि एक बियर मार्केट यानी मंदी की शुरुआत हो चुकी है। बियर मार्केट के डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी स्टॉक प्राइस अगर एक लंबी अवधि के लिए एटलीस्ट 20% की गिरावट दर्ज करती है तो उसे मंदी यानी मार्केट ने बियरिश ट्रेंड दिखाया है, ऐसा कहा जाता है। निफ्टी 50 के चार्ट पर प्रीवियस हाई से 40% की गिरावट हुई पिछले कुछ दिनों में और उसके बाद बॉटम से 20% का राइज भी हुआ, जिसको हम रिवर्सल नहीं बल्कि एक पुलबैक कह सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री में आए हुए बियर मार्केट की चर्चा आप सब लोगों के साथ करूंगा। बियर मार्केट्स की हम बात करें तो हमें 2008 का बियर मार्केट यूजुअली याद रहता है, बट ये कुछ आज की ही बात नहीं है बियर मार्केट्स यानी, जबकि सबसे पहला बियर मार्केट वर्ल्ड इकोनॉमी में आया था 1929 में। हां, हम S&P 500 के इंडेक्स पर इस 1929 में हुए गिरावट की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस गिरावट से हम आज के सिचुएशन के लिए क्या सीख ले सकते हैं। फ्रेंड्स, S&P 500 एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जैसे इंडिया में निफ्टी या सेंसेक्स है, उसी तरह S&P 500 अमेरिकन मार्केट के 500 बड़ी कंपनीज का एक इंडेक्स है। तो आइए चार्ट पर देखते हैं 1929 का इकोनॉमिक डिप्रेशन। सो फ्रेंड्स, ये हम S&P 500 का ट्रेंड चार्ट देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट पे। और यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, हमको 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की बात करनी है। ये है 1930 का ईयर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पीक से कैसे मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा बियर ट्रेंड दिखाया जो कि 3 सालों तक चला। और अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने एक बियरिश ट्रेंड तो दिखाया दोस्तों, लेकिन इससे एक चीज यहाँ पर साफ हुई है कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में नीचे नहीं गिरा है। उसने ट्रेंड रिवर्सल करने की काफी कोशिशें यहाँ पर की, फिर यहाँ पर की और कुछ छोटे उसने पुल बैक्स यहाँ पर दिखाए, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल्स नहीं हो पाए, ये खाली एक पुल बैक ही रहे। और फिर मार्केट धीरे धीरे लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाने की प्रक्रिया करते गया। तो फ्रेंड्स, हमको इस ग्रेट डिप्रेशन से एक बात समझ लेनी चाहिए कि मार्केट जब नीचे गिरता है तो चार्ल्स एंड डाउ के थियरी के हिसाब से वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं गिरता, उसमें साइडवेज मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो आज का निफ्टी का ये चार्ट है, मंथली कैंडल फ्रेम का। हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं एनएसई के ऊपर में। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे साफ होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद में मार्केट में एक पुल बैक आता है। करीबन 15 से 20% का ये पुल बैक है। तो 1929 के S&P के चार्ट के हिसाब से इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा, ये एक पुल बैक हम कह सकते हैं, क्योंकि मीन रिवर्सल की जो प्रक्रिया है वो मार्केट में कंटिन्यूअस चलते रहती है और काफी सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के गोल्डन रेशियो को भी ये जो पुलबैक्स है ये फॉलो करते हैं और ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही होता है और लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने की प्रक्रिया जारी रहती है। तो देखने वाली बात होगी कि निफ्टी यहाँ से क्या रुख करता है। फिलहाल यहाँ पर तो आपने देखा कैसे मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड दिखाया 1929 से 1932 तक, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आप कह सकते हैं यहाँ पर हुआ। और देखने वाली बात यहाँ पर यह है, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूं तो ये जो फॉल हुआ यहाँ से, तो ये जो पीक था, ये पीक इसने जाकर अटेन किया फिर से इस पॉइंट पे, जो कि अप्रैल 1956 दिखा रहा है चार्ट के ऊपर। मतलब इतना बड़ा फॉल जो कि 1929 से स्टार्ट हुआ, उसका पीक आने के लिए मार्केट ने वहां से और 27 या 26 साल और लगाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन था, जिसको कि द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है।
तो 1929 के डिप्रेशन में S&P 500 3 सालों में 86% नीचे आ गया था। आप सोच सकते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी होगी और लोगों को कितना लॉस हुआ होगा पूरे वर्ल्ड में उस समय। उसके बाद आया 1946 का बियर मार्केट, जो कि मई 1946 से जून 1949 तक चला। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और उस समय 1945 में हिटलर के नाजी आर्मी को हराया गया था जर्मनी में। उसके बाद सब चीजों की डिमांड जो है वॉर खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि लोग अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आने लगे, और फिर स्टॉक प्राइसेस उसके साथ बढ़ने लगी क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी। जैसे जैसे डिमांड धीरे धीरे बाद में कम हुई और सप्लाई उतना का उतना ही रह गया, तो चीजों का एक इन्वेंट्री रिसेशन आने का मौका स्थापित हुआ। इस समय अमेरिका के सारे लोग सेविंग्स में पैसे रखने लगे और बाइंग कम हो गई। यह बियर मार्केट 37 महीनों तक चला और मार्केट ने 29.6% का लॉस देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बियर मार्केट जो है वो आया दिसंबर 1961 में, जो जून 1962 तक चला। इस बार दोस्तों ये हुआ कि मार्केट एक बुलिश रैली दिखा रहा था 1954 से, जब से इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है 1929 का, वो उसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 1954 में आई और वहां से एक बुलिश ट्रेंड चालू हुआ था मार्केट में, जो कि 1961-62 तक चला। यानी 1954 से एक बड़ी तेजी दिखी मार्केट में, और 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका का एक कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय कैरिबियन आइलैंड्स, जिसको कि हम वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं, उस समय कैरिबियन आइलैंड्स में एक तनाव का माहौल था, और क्यूबा जो कि एक देश है कैरिबियन में, वहां एक सोवियत यूनियन का यानी रशिया का एक मिसाइल इंस्टॉलेशन डिटेक्ट हुआ अमेरिका के हाथों। इस घटना को क्यूबन मिसाइल वॉर भी कहा जाता है। इस घटना से मार्केट के सेंटिमेंट्स बदले और बियर मार्केट की शुरुआत हुई, जो 6 महीने तक चला और मार्केट ने 28% की गिरावट देखी। उसके बाद एक बड़ा बियर मार्केट आया नवंबर 1968 में, जो कि 1970 तक चला, जिसमें 36% से मार्केट गिरा। उसके बाद की बात करते हैं और आते हैं 1973 पे। 1973 से 1974 तक 21 महीने चलने वाले बियर मार्केट में 48% की गिरावट हुई दोस्तों। ये सारी गिरावट हम S&P के इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि पूरे वर्ल्ड के इंडेक्सेस में और वर्ल्ड में उसका लगभग उतना ही असर पड़ता है। इस बार 1973 में क्या हुआ कि इजराइल और अरब कंट्रीज, जिसमें कि इजिप्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इजराइल और अरब कंट्रीज में एक वॉर चल रहा था, और तभी ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने इजराइल को सपोर्ट करने वाली सारी की सारी जो कंट्रीज थी, उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट हो रहा था ईंधन यानी क्रूड, उसका कॉस्ट बढ़ा दी, प्राइस बढ़कर 5 गुना कर दी, और इसके वजह से सारे देशों में CPI यानी कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़कर 10% हो गया था, और उसके वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई जो 21 महीनों तक चली। यानी ओपेक ने यह डिसीजन लिया कि जो भी सपोर्ट करेगा इजराइल को, उन सारे देशों में प्राइसेस, पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस जो है वो बढ़ाई जाएगी। उसके बाद 1987 की बारी आई। अगस्त 1987 से दिसंबर 1987 तक अमेरिकन ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था। उसके कारण इन्वेस्टर्स में एक डर आ रहा था डॉलर डिवैल्यूएशन को लेकर, और एक लंबा बुल रन भी उसके पहले चला। उसके वजह से बियर मार्केट ये जो है ये 3 महीनों में 33% से नीचे आ गया। मार्केट जो है वो 33% से नीचे आ गया। इसकी खास बात दोस्तों ये थी ये बियर मार्केट की कि 19 अक्टूबर 1987 को डाउ जोन्स, जो कि एक अमेरिकन इंडेक्स है, उस एक दिन में ही डाउ जोन्स 22.6% गिर गया। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज हुई मार्केट में, और इस दिन को ब्लैक मंडे भी कहा जाता है। उसके बाद इंटरनेट और कंप्यूटर्स का जमाना था, और कहते हैं कि जो भी चीज नहीं आती है वो अपने साथ परेशानियां लेकर आती है, और वही हुआ। इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने से काफी स्टार्टअप्स आने लगे, जिनको .com स्टार्टअप्स कहा जाने लगा। लोग .com नाम देखते ही वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे।
कुछ लोगों ने तो अपने जॉब्स छोड़कर भी एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की ठान ली और वो मार्केट के इस तेजी का हिस्सा बनने लगे। लेकिन किसे पता था कि ये एक बबल था जो कि बाद में बर्स्ट हो गया। वेंचर कैपिटल मिलना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इजी था उन दिनों, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी जिनको कि आईपीओ से फायदा हो रहा था, उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया। कोई भी .com कंपनी आईपीओ के बाद पेपर मिलियनियर बन जाती थी। टेलीकॉम कंपनीज ने भी इंटरनेट के बढ़ते हुए यूज को देखकर अपने अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स को बढ़ाने की कोशिश की, और साथ ही में 3G राइट्स के लाइसेंसेस के ऊपर भी टेलीकॉम कंपनीज ने बहुत पैसा खर्च किया। और फिर 30 महीने चलने वाले इस रिसेशन में 50% का फॉल हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 तक एक रिसेशन चला 17 महीनों तक, जिसमें 56% का फॉल हुआ। इस समय हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ अमेरिका में। हाउसिंग बबल जो है वो अमेरिका में बर्स्ट हुआ, जहां की हाउसिंग के लिए लोन्स और क्रेडिट मिलना बहुत ही आसान हो गया था लोगों के लिए, और हर कोई अपना घर बनाने के लिए लोन लेने लगा। इसके वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गई, और 15 सितंबर 2008 को इन्वेस्टमेंट बैंक लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ और इस रिसेशन को शुरुआत हुई, और इस रिसेशन को मॉडर्न रिसेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए 2000 और 2008 का ये रिसेशन हम देखते हैं निफ्टी 50 यानी अपने इंडियन इंडेक्स के चार्ट पर। ये 2008 की मंथली टाइम फ्रेम का हम चार्ट देख रहे हैं, 2008 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे कि जैसे कि सारे बियर मार्केट्स में हमने देखा, उसी तरीके से यहाँ पर एक फॉल आया, मार्केट ने कुछ साइन दिखाया एक रिवर्सल करने का, जो कि अगर लोगों को लगता है कि वो रिवर्सल है तो उसमें वो ट्रैप हो गए, और मार्केट ने फिर से लोअर लोज बनाना स्टार्ट किया। और ये जो फॉल है ये भी एक चैनल में हुआ। मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ट्रेंड लाइंस को पूरे फॉल के दौरान रिस्पेक्ट किया, और जो इन ट्रेंड लाइंस को फॉलो करता रहा उन्हें एक आइडिया आती रही कि कहाँ पर आके मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्सल दिया है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि 2009 और 2010 के पहले ये जो बुलिश कैंडल फॉर्मेशंस हुई, और उन्होंने ये ट्रेंड को एक साफ तरीके से तोड़ा। और यहाँ पर पहली बार आप देख सकते हैं कि EMA21 की ये जो लाइन है, इसका एक पॉजिटिव दिशा में कर्व रिवर्स हुआ। तो इससे एक साफ अंदाजा यहाँ पर आ गया था कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल है, और बुलिश मार्केट होने के यहाँ से आसार साफ हो रहे थे। तो अगर यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम चुनूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर भी एक बुलिश ट्रेंड में था और वहां से रिवर्सल हुआ। और यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि EMA21 ने कैसे EMA55 को क्रॉस अंडर किया, जो कि एक बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन है। और यहाँ पर दोनों EMA21 और EMA55 ने मूविंग एवरेजेस 144 को क्रॉस अंडर किया, जो कि एक सिग्नल है डेथ क्रॉस का। तो ये डेथ क्रॉस का सिग्नल यहाँ पर दे दिया था मार्केट ने, और यहाँ पर भी एक बियरिश सिग्नल दे दिया था, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 ने क्रॉस अंडर किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 को। फ्रेंड्स, देखने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, तो मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई काफी हफ्तों तक। जो टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं वो इमीडिएटली जान जाएंगे कि जब मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है, तो उस समय मार्केट कुछ दिनों के लिए एक एक्यूमुलेशन फेज में जाता है, जिसमें कि एक साइडवेज मूवमेंट हमको मार्केट में दिख सकती है, और इसको स्क्वीज ऑफ बॉलिंजर बैंड्स भी कहा जाता है, जहां पर कि मार्केट आगे चलकर एक हायर हाइज और हायर लोज बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इस लाइन का।
ये जो लाइन है इसका मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया प्राइस ने और इसको तोड़ नहीं पाई प्राइस, और फिर यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ और यहाँ से जो बुलिश मार्केट स्टार्ट हुए वो अभी 2019-20 तक जारी रहे दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ये फॉल जो हुआ ये कितने परसेंट का हुआ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो ये अगर हम यहाँ पर इसका हाई पकड़े और ये इसका लो पॉइंट यहाँ पर अगर हम पकड़े तो 57% का ये फॉल हुआ है फ्रेंड्स। 57.45% का एक बहुत ही बड़ा फॉल हुआ जिसने कि मार्केट में एक रिसेशन ला दिया जो काफी सालों तक यहाँ से कंटिन्यू रहा। तो ये हमने बात की 2008 के फॉल की। यहाँ पर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी स्टडी कर लेते हैं जिससे हमको एक पुल बैक की जानकारी मिलेगी। तो ये एक इम्पल्सिव वेव मार्केट ने दिखाई यहाँ तक, और यहाँ पर कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से इम्पल्सिव वेव दिखाई मार्केट ने यहाँ तक, तो एक पुल बैक हुआ और ये पुल बैक जो हुआ ये 38.2% के गोल्डन रेशियो पे हुआ जो कि एक डेरिवेटिव है फिबोनाची सीक्वेंस का। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं 2000 के बियरिश मार्केट की तरफ। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं 2000 का जो फॉल है उसका एक ग्राफ आप देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको बार बार प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक चैनल में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिखाया, रिजेक्ट किया, यहाँ पर एक सप्लाई बैंड की तरह ये बैंड एक्ट किया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाया। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो एक बुलिश रैली थी जहाँ पर कि EMA 21 ने एक रेजिस्टेंस लिया EMA 55 के ऊपर और वहाँ से एक क्रॉसओवर होता हुआ दिखा और मार्केट ने बुलिश ट्रेंड दिखाया, उसका साफ क्रॉस अंडर हो गया था इस पॉइंट में मार्च 2000 में, और उसके बाद में यहाँ पर एक डेथ क्रॉस भी हुआ EMA 21 और EMA 55 ने क्रॉस अंडर किया MA 144 को। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम फॉल गिने तो ये हाई से अगर यहाँ हम लो तक इसको गिने तो करीबन 31% का ये फॉल होता हुआ दिख रहा है 2000 में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो ये सब कंटेंट सुनने में या पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको कल चलकर शेयर मार्केट से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर कर कुछ मुनाफा कमाना हो। उन सब के लिए ये इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी है। और हमें मोटिवेटेड रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को एनेबल जरूर करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, हम ब्रीफ में आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।